विनायक दामोदर सावरकर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की टिप्पणी ने एक बार फिर चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, जब उन्होंने ये कहा कि 20वीं सदी के सबसे बड़े सैन्य और सुरक्षा के विचारक थे वीर सावरकर, और उन्होंने गांधी जी के कहने पर माफ़ीनामा भेजा था। इस पर हम बात कर रहे हैं। जाने माने इतिहासकार इरफान हबीब साहब हमारे साथ हैं। और रक्षा मंत्री जी ने कहा कि जो गांधी जी के कहने पर वीर सावरकर ने माफ़ीनामा भेजा था, वो इतिहास की रोशनी में कैसा है और सबूतों की रोशनी में? असल में इतिहास से तो इस स्टेटमेंट का कोई संबंध है ही नहीं, क्योंकि माफ़ीनामा सावरकर जी ने लिखा, पहला माफ़ीनामा 1911 में, जुलाई में वो अंडमान में गए और अगस्त में पहला माफ़ीनामा 1911 में लिखा। उसके बाद 1912, 13, 14 5 और लिखे। इस पूरे पीरियड में गांधी साउथ अफ्रीका में थे, 1915 में हिंदुस्तान आए, और गांधी महात्मा गांधी भी नहीं बने थे उस वक्त तक, और हिंदुस्तान में उनका वो स्टेचर भी नहीं था। चंपारण आंदोलन के बाद से गांधी का एक नाम शुरू हुआ, फिर रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन हुआ, जलियांवाला बाग हुआ, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ। तो ये एक पीरियड है जिसमें गांधी उभर के आते हैं। तो उस समय तो कोई मतलब ही नहीं है कि गांधी को के कहने पर वो मतलब वो तो ऐतिहासिक फैक्ट्स के बेसिस पर भी गलत है, और इस तरह की स्टेटमेंट देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर से हमारा इतना जिम्मेदार व्यक्ति मंत्री है सीनियर, उसको थोड़ा सा संभल के बोलना चाहिए ऐतिहासिक तथ्यों के मामले में। बाकी चीज़ तो वो जो चाहे बोलें, लेकिन ऐतिहासिक जो तथ्य हैं उनमें फिर वो उनमें जो सच होता है वो सच भी झूठ लगने लगता है ना। इतिहास क्या कहता है कि सावरकर ने माफ़ी मांगी थी अंग्रेज़ों से? नहीं, वो तो रिकॉर्ड है, उसमें कोई मेरे कहने से बात नहीं है। एक्चुअली मैं तो सावरकर को मैं मानता हूँ कि सावरकर के जो दो फेज़ हैं ज़िंदगी के, एक पहला फेज़ जो बहुत क्रांतिकारी फेज़ है, जिसकी सबको सराहना करनी चाहिए, मैं भी करता हूँ, और उसमें 1857 की क्रांति पर जो उन्होंने किताब लिखी वो पहली अच्छी किताब है, जिसकी तारीफ़ भगत सिंह ने अपने लेख में उसका जिक्र किया है। और मेरा काम भगत सिंह पर ज़्यादा है और मैंने उसमें कई बार पढ़ा, सामने से गुजरा। तो वो समय था जिसमें सावरकर की तारीफ़ लोगों को करनी चाहिए, और तारीफ़ करने का काबिल उनका वो फेज़ है ज़िंदगी का, क्रांतिकारी फेज़। तो दूसरा उसके फेज़? बाद जो फेज़ है अंडमान में जाने के बाद, जब ये माफ़ीनामे शुरू होते हैं, वो फिर हम भगत सिंह से नहीं मिला सकते, क्योंकि मैं अब क्योंकि जिक्र आ गया भगत सिंह का। भगत सिंह ने जब अपने जेल का समय गुजारा और फांसी का इंतज़ार कर रहे थे, तो उनके पिताजी सरदार किशन सिंह और उनकी माता विद्यावती, वो माँ बाप होने के नाते पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो किस तरह से जान बचे। लेकिन जब सब रास्ते बंद हो गए और वायसराय से भी वो जेल के आदेश हो गए, तो सरदार किशन सिंह ने भगत सिंह को बताए बगैर प्रीवी काउंसिल में लंदन में अपील की। उस अपील का पता जब भगत सिंह को चलता है, अब वो रिएक्शन सुनिए। भगत सिंह कहते हैं कि मुझे आपने शर्मिंदा किया है, मुझे आपको अपना पिता कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ कि आपको ये काम करना चाहिए था। ना मुझसे पूछ के करना चाहिए था, ना मुझसे बिना पूछे करना चाहिए था, क्योंकि मैं तो अपनी जान निछावर करने के लिए तैयार हूँ मुल्क पर, आज़ादी के लिए। और मैं तो चाहता हूँ कि माताएं ऐसा भगत सिंह पैदा करें देश में, और वो मेरे मरने से हो सकता है, माफ़ी मांगने से नहीं। तो ये जो कृत्य हैं जो हमारे सामने दो, एक माफ़ीनामा और एक नहीं 6, और अब गांधी जी के का जहाँ तक सवाल है जो राजनाथ जी ने जिक्र किया, वो पत्र 1920 में गांधी जी लिखते हैं सरकार को, और उसका कॉन्टेक्स्ट है उस पत्र में, आप देखिए वो वॉल्यूम नंबर 17 है, 460 पेज से 463 तक 3 पेज हैं। उसमें वो लिखते हैं, एक पैराग्राफ है वो रॉयल प्रोक्लेमेशन है, जिसका एब्स्ट्रैक्ट कोट किया हुआ है, जिसमें सरकार कहती है, ब्रिटिश सरकार के बहुत सारे लोग हैं जो हिंसा के में और देशद्रोह में बंद किए गए थे। काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ ये जो आरोप हैं ये प्रूव नहीं हुए हैं, उनमें से काफ़ी लोगों को छोड़ देना चाहिए। पंजाब में काफ़ी लोग छोड़े गए, रॉलेट सत्याग्रह के बाद जो पकड़े गए थे, और काफ़ी लोगों को
बाकी देश के हिस्सों में भी छोड़ा जाना चाहिए। गांधी फिर वहाँ से अपना लिखते हैं कि ये सही है कि कुछ लोग छोड़े गए, सावरकर बंधु भी बंद हैं, उनके खिलाफ भी हिंसा का कोई आरोप साबित नहीं हो पाया है। अब देखिए, जिसके बारे में बात नहीं हो रही, गांधी जी लिखते हैं कि उन्होंने तो पत्र लिख दिया है कि भाई वो बाहर निकल के ब्रिटिश सरकार के खिलाफ किसी प्रकार की भी कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, वो किसी देश के सरकार के विरुद्ध किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, वो कोऑपरेट करेंगे। जब वो खुद ही कह रहे हैं तो फिर सरकार क्यों उनको बंद किए हुए? ये है कॉन्टेक्स्ट जो छिपाया जाता है ना? भाई उसकी बात भी कीजिए ना। बात यह है कि 1920 में जब गांधी बोल रहे हैं, वो उस बैकग्राउंड में बोल रहे हैं जब 6 माफीनामे ऑलरेडी लिखे जा चुके हैं, जिससे गांधी का कोई संबंध नहीं है। गांधी बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जब हिंसा और अहिंसा के नाम पर लोगों को बंद किया जाता है और छोड़ा जाता है। उस कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि इन्होंने हिंसा नहीं की तो इनको भी छोड़ दो। बिल्कुल, ये है, ये कॉन्टेक्स्ट है। इसमें बरतानिया हुकूमत इनको, सावरकर साहब को कुछ पेंशन भी देती थी, ऐसा कुछ जिक्र आता है। पेंशन देती थी तो क्यों? पेंशन का जिक्र मैंने तो नहीं सुना, पता नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम है पेंशन देती कि नहीं। उसका कोई रीज़न नहीं है पेंशन देने का, क्योंकि वो ब्रिटिश सरकार के एम्प्लॉय तो थे नहीं, तो क्यों पेंशन दी जाती थी? अगर दी जाती थी मुझे नहीं मालूम, मैंने कहीं मैं पढ़ा भी नहीं है ऐसा कुछ। और इसमें वीर सावरकर के व्यक्तित्व को 2 हिस्सों में लोग बांट कर देखते हैं। कुछ लोग इनको घोर राष्ट्रवादी मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, तो इसकी वजूहत क्या है? ये वजूहत उनका जो बाद का जो पीरियड है, जिसमें उन्होंने एक तो हिंदुत्व की पूरी राजनीति उन्होंने किया, भारत में जो मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स चल रही थी उस समय, जो देश की बंटवारे की पॉलिटिक्स थी, उसी तरह की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया। आप जब कहोगे कि साहब हिंदू और मुसलमान दो देश हैं, तो वो भाषा तो वो मुस्लिम लीग की भाषा है, वही बोलते थे। तो पूरे पीरियड में उन्होंने इस तरह की पूरा प्रचार किया, जो तो सारी चीज़ मौजूद है, आप पढ़ लीजिए। तो उसमें कोई ना मुझे कहने की ज़रूरत है ना किसी और को कहने की ज़रूरत है, हर आदमी जाके पढ़ सकता है। वो सारे लाइब्रेरीज में अवेलेबल हैं, पूरा टेक्स्ट। उनका उद्देश्य क्या था, क्यों लिखे जा रहे थे वो चीज़ें। मैंने अभी मौलाना आज़ाद पर किताब ख़त्म की है परसों, जो भी कुछ दिन में आएगी, उसमें मैंने जिक्र किया है। मौलाना आज़ाद कहते हैं कि भाई ये जो मुस्लिम लीग जो राजनीति कर रही है बंटवारे की, वो तो समझ में आती है, वो अपना धर्म के नाम पर देश बनाना चाहते हैं, इसलिए वो सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। हमारे जो हिंदू राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, वो इस तरह की बात क्यों करते हैं? वो तो उनको तो देशभक्ति करनी चाहिए ना। वो इस राष्ट्रवाद को कमज़ोर क्यों करना चाह रहे हैं डिवाइड करके? तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे इतिहास का हिस्सा हैं, और सावरकर उसके सेंट्रल फिगर थे, है ना, इसलिए लोगों को परेशानी है। सावरकर का जो अतीत है, जो फर्स्ट फेज है, वो तो मैं खुद कह रहा हूँ कि मुझे उससे कोई एतराज़ नहीं है, उससे सबको गर्व होना चाहिए उस पर। तो आप भी मानते कि रणनीतिक एक्सपर्ट 20वीं सदी में वो थे उस समय? कहें कि स्ट्रेटेजिक सैन्य रणनीति के एक्सपर्ट जो कोई नहीं, कैसे रणनीति का मतलब कोई, ये बहुत ही हास्यास्पद बात है। मतलब ना तो कोई सैन्य रणनीति की ज़रूरत थी, हमारा गुलाम देश था, उसमें आपका रोल क्या था? आप क्या रणनीति बना सकते थे? अब ब्रिटिश सरकार के लिए बना रहे थे भाई, अगर ब्रिटिश सरकार के लिए बना रहे तो ठीक है, आज़ाद देश तो था नहीं, तो फिर रणनीति किसके लिए बन रही थी, अगर बन रही थी तो? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। यानी एक और आपने देखा, एक और इतिहास, सबूत और तारीख की रोशनी है, दूसरी ओर बयानों की। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी रोशनी से एक छाया बनाना चाहते हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।